Today's video is about polycystic ovarian syndrome और polycystic ovarian disease। नाजरीन, बड़ा अहम टॉपिक है और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप सारे इसको तवज्जो से सुने क्योंकि ये मसला एक आने वाली पूरी जनरेशन का है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बड़ी तवज्जो से सुने, इसको स्किप ना करें, इसका एक एक पॉइंट नोट करें। आप यकीन कीजिए इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। टॉपिक है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अगर आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ये पूछें कि आज के दौर में जो बच्चियां आ रही हैं, जो फर्टाइल एज की बच्चियां हैं 18 से लेकर 35-40 साल तक की उम्र की, उनमें सबसे ज़्यादा क्या इशू आ रहा है, तो मुझे यकीन है उन सब का जवाब होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है कि औरतों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तहत ओवरीज आती हैं, ओवरीज के अंदर नॉर्मली ऐसा होता है कि फॉलिकल्स बनते हैं, फिर फॉलिकल्स मैच्योर, एग्स बनते हैं और एग रिलीज़ होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है और बच्चा पैदा होता है। लेकिन इस डिजीज़ में क्या होता है कि ओवरीज के अंदर सारे के सारे फॉलिकल्स वो तरतीब में मोतियों की तरह जुड़े रह जाते हैं, मुकम्मल मैच्योर नहीं होते। कहने को तो ओवेरियन सिस्ट कहा जाता है, मगर इसमें सिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये दरअसल फॉलिकल्स होते हैं और किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ ओवरीज के अंदर एक तस्बीह के दानों की तरह मोती में लाइन में बड़े प्यारे प्यारे नज़र आते हैं और एक मिनट में डायग्नोसिस हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की। अगर आप किसी भी ऐसी बच्ची को नाजरीन आप देखें जो कि 16, 17, 18 से लेके 30, 35 के पेटे में हो और आप देखें कि उसका पेट बढ़ा हुआ है, आप देखें कि उसके चेहरे पे ओवर दिस मुस्ताश एरिया या बियर्ड एरिया यहाँ पे मर्दों की तरह उसके बाल आ रहे हैं और उसके जिस्म पे बाल है, चेहरे पे एक्नी है, सर के बाल पतले होते जा रहे हैं या उड़ते जा रहे हैं, आवाज़ उसकी भारी है। तो ये 3-4 इंडिकेशन ऐसी हैं कि विदाउट एनी डिले यू कैन गेस मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ ए केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। ऐसी बच्चियों में मेंसेस का इशू लाजमी होता है। ज़्यादातर बच्चियों को मेंसेस कम आते हैं, स्किप कर जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने नहीं आते, आते हैं तो बहुत कम आते हैं, या कभी आते हैं तो एकदम ग्लट होती है, ज़्यादा भरमार होती है। लेकिन अब आते हैं इस मर्ज़ की वजूहात की तरफ। ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि जब तक हमें वजह नहीं मालूम होगी हम आगे कैसे चलेंगे। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि अगर एक सत्र में बयान किया जाए कि PCOS की क्या वजह है, तो वो एक सत्र में ये बनेगा, इट इज़ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं तो बात वही आ जाती है, यानी वो सारे फैक्टर्स जो किसी भी इंसान को शुगर की तरफ लेके जाते हैं, डायबिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं, एंड वही फैक्टर PCOS की बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। हमारे बच्चों की आजकल ग़िज़ा क्या है नाज़रीन, आपने देखा होगा, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, साल्टी चीज़ें हैं, शुगर कंटेंट्स वाली चीज़ें हैं, डब्बा बंद जूस है, कोका कोला है, ड्रिंक्स है। ये सारे के सारे जो शुगर कंटेनिंग चीज़ें हैं और सबसे बढ़ के उनका बुरा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज तो उनकी रही नहीं। सो ये दो तरह की चीज़ें, यानी ग़िज़ा में शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा और साथ में एक्सरसाइज की कमी, जब ये दो चीज़ें मिल जाती हैं तो कुछ ही टाइम के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है और उसका एक शाखसाना फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है। और ये वो चीज़ है कि जो आगे चल के दूसरे जो तमाम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाती है, वो दे गो हैंड इन हैंड विद दिस कंडीशन। इसको बहुत अर्ली स्टेज में रोक देना बहुत ज़रूरी है, वरना इनफर्टिलिटी तो होके रहनी है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास या जो फर्टिलिटी कंसल्टेंट हैं उनके पास जाती हैं तो ये इलाज बेहद महंगा होता है, मकान बिक जाते हैं, औलाद नहीं होती। इसलिए अर्ली स्टेज पे हमने इस चीज़ को रोकना है। अपने बच्चों को एक्सरसाइज की आदत डालें, ख़ास तौर पे बच्चियों को, और बच्चियों को मीठा खिलाना तो बस किसी भी तरीके से रोक दें। मज़ीद अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी हो तो अव्वल तो आपका डॉक्टर आपको संभाल लेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं रिकमेंड करता हूँ सीरम
एंड्रोजन लेवल उसके चेक करा लिए जाएं कि जो मर्दाना हार्मोन है उसका लेवल उसमें अगर बढ़ा हुआ है तो ये एक अच्छा सबूत होता है इस सिंड्रोम या इस डिज़ीज़ का। दूसरे नंबर पे अगर आप मज़ीद चेक कराना चाहते हैं तो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स सीरम के वो चेक करा लिए जाएं, डेफिनेटली वो हाई होंगे। ये नहीं कि इंसुलिन लेवल हाई हो जाने से उनको कोई शुगर हो चुकी है, लेकिन आगे चल के शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब इस इलाज कैसे हो। ज़ाहिर है इलाज वही होगा, वैसे ही होगा कि जो बदपरहेज़ी हो चुकी है उसको आप रिवर्स गियर में डालें, मीठा बंद करा दें, एक्सरसाइज कराएं। मेटफॉर्मिन एक आम दवाई है जो डॉक्टर कंसल्टेंट शुरू कर देते हैं। 250 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, वज़न कम करती है। देन आता है मायो इनोसिटोल, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। देन इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। फोलेट, फोलिक एसिड एंड बी कम्प्लेक्स, इनका कम्बिनेशन भी इस कंडीशन में बेहद मुफीद है। आप परेशान ना हो, ये मुश्किल नाम ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप आराम से जाके वहाँ पढ़ लें। ये सारी चीज़ें इसी नाम से मार्केट में मिल जाती हैं, मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिल जाती हैं। ये आप स्टार्ट करा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब लास्ट में मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मर्ज़ का कोई बेहतरीन अगर इलाज हो सकता है, डेफिनेट इलाज, ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं ना, चाहे उसमें मेटफॉर्मिन आती है या मायो इनोसिटोल है या इवनिंग प्राइमरोज है या विटामिन है या फोलिक एसिड है, ये सारे हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह मौसर हैं पीसीओएस में या थोड़े हैं, लेकिन जो चीज़ मैं अब बता रहा हूँ वो है कीटो डाइट। कीटो डाइट एक कंफर्म चीज़ है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि अगर ये चीज़ साबित हो चुकी है, इवन आपके कंसल्टेंट डॉक्टर ने ये डिज़ीज़ डायग्नोज आपकी बच्चियों में कर दी है, आप भले उनकी दी हुई दवाई यूज़ करते रहें जो उन्होंने लिखी है, लेकिन साथ साथ अपनी बच्चियों को कीटो डाइट पे डालें और 6 महीने इंतज़ार करें। मैं बहुत हद तक आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर इस दुनिया में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का कोई यकीनी हल है अदर दैन दी स्ट्रॉन्ग हार्मोनल थेरेपीज़ जो कि ज़िंदगी भर जारी रहते हैं, उनके और साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, छोड़ो तो फिर आ जाती है, अगर कोई एक बेहतरीन हल हो सकता है सो दैट इज़ कीटो डाइट। कीटो डाइट के लिए आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।